everyone, this is Sakshi, currently an MBBS student in a government medical college in Maharashtra. So welcome to my YouTube channel Sakshi this side. तो इस चैनल पे आपको फिजियोलॉजी के सारे ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन अ मिनिमम टाइम पॉसिबल. सो है ना, ये चैनल मैंने बनाया है फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए. तो मैं गाइटन से विच इज़ अ स्टैंडर्ड बुक, तो उससे पढ़ के खुद पढ़ा रही हूँ. तो आज का मैंने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया था, तो आज का ही सेकंड वीडियो है. और आज अपन पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है. तो हर वीडियो में जैसे मैंने बताया था ऐसे ही रहेगा कि पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, फिर उसका ओरिएंटेशन रहेगा. तो यार इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग आता है एक. और ये एक थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग वेंटिलेशन, ये आता है. तो यार गाइटर में इसको एक ग्राफ से समझाया हुआ है, तो वो ग्राफ भी मैं लाई हूँ आपको समझाने के लिए. तो आज अपन इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग वेंटिलेशन. ठीक है, चलो. तो इसमें इसका ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा ना कि सबसे पहले अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ेंगे मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग वेंटिलेशन. ओके. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मसल्स दैट कॉजेज द लंग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. तो पहले अपन पढ़ रहे हैं मसल्स. ठीक है, मसल्स दैट कॉजेस लंग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. तो यार जो लंग्स है ना, तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं. ठीक है, बाय मीन्स ऑफ उसके ना दो तरीके हैं. तो उस देयर आर टू वेज. ठीक है. तो सबसे पहले तो यार इट इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. ठीक है. दूसरा है बाय मूवमेंट ऑफ रिब्स. ठीक है. तो ये जो अपना डायफ्राम है ना, इट डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ठीक है. तो उसकी वजह से अपना ब्रीदिंग होता है. देन सेकेंड वे इज़ रिब्स. तो रिब्स का ना एलिवेशन होता है, एलिवेशन और डिप्रेशन होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग. ठीक है. सो यार ये भी याद रखना, ये गाइटन की लाइन है कि इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग. तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग जो होता है ना, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज़ एंटायरली बाय डायफ्राम. ठीक है. तो एमसीक्यूज़ में आएगा ना अगर कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज़ बाय, तो उसका आंसर डायफ्राम आएगा. ठीक है. तो इंटरकोस्टल मसल टिक करके मत आना, उसका आंसर डायफ्राम रहेगा. तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो डायफ्राम होता है. ओके. ठीक है. देन उसके बाद एक ये भी लिखा है गाइटर में कि अगर सपोज अपन हैवी ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, मतलब हैवी ब्रीदिंग इन द सेंस कि अगर अपन फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, सो इट इज़ बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल. ठीक है. इट इज़ बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स. ठीक है. तो ये हो गया यहाँ पे. फिर ना वी विल सी द मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. तो उसमें ना हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड वी विल स्टडी दी मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन. ठीक है. यार एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये एक्सपिरेशन है ना, एक्सपिरेशन जो है एक्सपायरेशन, तो इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस. मतलब इसको किसी एनर्जी की नीड होती नहीं है. लेकिन जब अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं ना, तो उसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. तो जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ना फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, वो अपन यहाँ पे देखेंगे. तो जो वो मसल्स है वो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं. ठीक है. तो वो कौन से मसल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ. तो पहला है इट इज रेक्टस एब्डोमिनिस मसल. रेक्टस एब्डोमिनालिस मसल. दूसरा है यार इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. तीसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स. ठीक है. और चौथा है ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस मसल. ये जब आपका एब्डोमेन पढ़ेंगे ना आप एनाटॉमी में, तब आपको सारे नाम आ जाएंगे. अभी के लिए इतना याद रखो, ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस मसल. ठीक है.
ये हो गए अपने मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन. नाउ वी विल स्टडी दी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन. तो मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन में अपने को दो चीज़ें पढ़नी है. एक तो होते हैं यार मेन इंस्पायरेटरी मसल, मतलब जो इंस्पायरेशन में मेजरली काम में आते हैं. तो पहले है अपने मेन इंस्पायरेटरी मसल्स, दूसरे वी आर हैविंग दी एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स. ठीक है. तो जो मेन इंस्पायरेटरी मसल्स है ना, इट इंक्लूड्स डायफ्राम. अब मैंने आपको बताया था डायफ्राम इट इज़ द मेजर मसल्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग. ठीक है. और डायफ्राम के अलावा ये भी काम में आते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. और ये एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स जो है ना, इट इंक्लूड्स स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, इट इंक्लूड्स एंटेरियर सेरेटाई, scalene muscles and the Alainaceae मसल. ठीक है. और यार गार्टर ने ये भी मेंशन किया है कि ये जो है ना अपने सारे मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन ये वाले, तो इस पे जो रेक्टस एब्डोमिनालिस मसल है ना, इट इज़ दी मोस्ट पावरफुल मसल. ठीक है. ठीक है. तो यार ये तो हो गया अपना मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. इसके बाद ना मैं ये फ्लो चार्ट लाई हूँ. अगर आपको एग्जाम में आता है कि राइट दी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, तो आप ये वाला फ्लो चार्ट बना सकते हो उसमें. एंड एक्चुअली ना फिजियोलॉजी में ना यार आप जितने फ्लो चार्ट्स बनाएंगे ना उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो यार फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स ही आपको ज़्यादा बनाने हैं. तो मैं ना ऐसे करूँगी, मतलब मुझे जितने भी डायग्राम्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, वो मैं सारे ले आऊँगी सो दैट आपको अंडरस्टैंड होने में ईजी हो जाए. ठीक है. तो ये फ्लो चार्ट भी बहुत ही ईजी है. देखो यहाँ पे क्या है, पहले इंस्पायरेशन देखते हैं अपन. तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर इनिशिएट्स द स्टिमुलस फॉर इंस्पिरेशन. ये ना आपको रेगुलेशन में और आएगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स कैसे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं. तो रेस्पिरेटरी सेंटर ने इनिशिएट किया, इट गिव्स द स्टिमुलस फॉर इंस्पिरेशन. तो वहाँ से स्टिमुलस आया. ठीक है. सो दीज इम्पल्सेस आर कैरिड वाया द नर्व्स टू द इंस्पिरेटरी मसल्स. अभी अपन इंस्पिरेटरी मसल्स देख लिए. मेजर इंस्पिरेटरी मसल्स कौन से हैं, तो डायफ्राम है और कौन सा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. तो ये मेजर इंस्पिरेटरी मसल्स है. उसके बाद द डायफ्राम एंड अदर इंस्पिरेटरी मसल्स दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो अपन नीट पे पढ़ चुके हैं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दिस लीड्स टू इंस्पिरेशन. एक्चुअली चेस्ट वॉल एक्सपांड्स इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स. ये तो अपने को पता है ना कि अगर अपन को इंस्पिरेशन करवाना है तो अपना जो चेस्ट वॉल है, मतलब अपना जो थोरैसिक कैविटी है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, तो वॉल्यूम वहाँ का बढ़ता है. ठीक है. द इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव. यस, एक्चुअली क्या होता है ना, अभी आगे और आएगा, इंट्राप्लूरल प्रेशर ना ऑलरेडी नेगेटिव होता है इनसाइड द थोरैसिक कैविटी, आई मीन इनसाइड द लंग्स. तो वो है ना इंस्पायरेशन के टाइम में और नेगेटिव हो जाता है, वो आगे आएगा ही. तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव एंड द एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीजेस बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये जो एल्वियोलर प्रेशर है ना, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो जाता है. इन अ नॉर्मल कंडीशन, in the normal resting state, alveolar pressure is equals to the atmospheric pressure, but during inspiration the alveolar pressure decreases below the atmospheric pressure which leads to inspiration. ठीक है. and the alveoli inflate as air blows into them until the alveolar pressure reaches the atmospheric pressure. अब यार क्या होता है ना, alveoli जो होते हैं ना अपने, इनका भी ना प्रेशर जो है ना रेस्टिंग स्टेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितने होता है, विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर रेफरेंस. ठीक है. तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है ना, ये जो एल्वियोलर प्रेशर होता है ना, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब थोड़ा सा फॉल होता है. एंड इंस्पिरेशन तब तक होता है जब तक एल्वियोलर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता. ठीक है. तो यार इतना ये था मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. फटाफट अपन रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा अपन ने इंस्पिरेशन में. सबसे पहले रेस्पिरेटरी सेंटर ने एक स्टिमुलस इनिशिएट किया, वो जो वहाँ से जो इम्पल्सेस थे वो इंस्पिरेटरी मसल्स पे आए, उसने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया. डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद जो चेस्ट वॉल है अपनी, चेस्ट वॉल जो है वो एक्सपांड हुई. दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स और थोरैसिक कैविटी. ठीक है. वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है. ओके, ये तो बॉयल्स लॉ है. ठीक है. एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम, आई मीन एज वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस.
ठीक है, तो प्रेशर विल बिकम मोर नेगेटिव, मतलब प्रेशर फॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज हुआ, इट डिक्रीजेज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एल्वियोलाई विल इन्फ्लेट, यहाँ लिखा है, एज एयर फ्लोज इनटू देम अनटिल, कब तक उसमें एयर फ्लो होगा, जब तक एल्वियोलर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। नाउ वी विल सी द एक्सपायरेशन। अभी एक्सपायरेशन का और इसका एग्जैक्टली रिवर्स्ड है, ठीक है। देखो, रेस्पिरेटरी सेंटर से स्टिमुलस आएगा कि अभी टर्मिनेट द इंस्पिरेटरी इम्पल्सेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो टर्मिनेट करेंगे इंस्पिरेटरी इम्पल्सेस को, सो एक्सपायरेशन होता है वहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम जो होगा वो रिलैक्स होगा। डायफ्राम रिलैक्स होता है तो क्या होगा, अपना जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ वही लिखा है कि चेस्ट वॉल विल रिट्रैक्ट एंड इट डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स, ठीक है। देन इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, इन द सेंस कि वहाँ का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड द एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीजेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, जो एल्वियोलर प्रेशर है उसका भी प्रेशर बढ़ जाएगा अबाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एंड द एल्वियोलाई अंडरगो इलास्टिक रिकॉइल फोर्सिंग एयर आउट, ठीक है। तो एल्वियोलाई जो भी है वो भी इलास्टिक रिकॉइल से फोर्स एयर को जो है वो फोर्सफुली आउट कर देंगे, ठीक है। द एल्वियोलाई डिफ्लेट एज एयर फ्लोज आउट, ठीक है, अंटिल द एल्वियोलर प्रेशर रिचेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब ना क्या होता है ना, जैसे जैसे एल्वियोलाई में एयर आता है ना तो उसका प्रेशर जो होता है ना वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा, जो एयर है ना वो यहाँ से ब्लो आउट हो जाएगी। कब तक ब्लो आउट होगी, एयर विल ब्लो आउट तब तक जब तक के एल्वियोलर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने वही चीज़ें रिवर्स हो गई। यहाँ पे जो है ना, देखो, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया, फिर थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ गया, एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीजेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एल्वियोलाई अंडरगो इलास्टिक रिकॉइल सो दैट द एयर इज ब्लोन आउट, ठीक है। और एल्वियोलाई भी है वो भी डिफ्लेट हो गए, ठीक है। तो ये यार हो गया अपना मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ द प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग वेंटिलेशन, ठीक है। तो यार ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यार सबसे पहले ना आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे है वॉल्यूम चेंज और ये है अपना प्रेशर और ये है इंस्पायरेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाया है। तो ये वॉल्यूम चेंजेस पहले अपन देख लेते हैं। तो यार अपने को पता है ना टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, ये अपन 8 में पढ़ चुके हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में नॉर्मल ब्रीदिंग जब अपन करते हैं ना तो अपन 500 ml का जो वॉल्यूम है, मतलब 500 ml का जो एयर है वो अपन मतलब लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब 500 ml इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही दिखा है, देखो पहले तो यार ये देखो इंस्पायरेशन में ये यहाँ से 0 से देखो स्टार्ट हुआ है और ये गया है अप टू दी 0.5 लीटर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इंस्पिरेशन में और यही वॉल्यूम 0 तक वापस रिड्यूस हुआ है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम चेंज। अभी अपन देखेंगे एल्वियोलर प्रेशर कैसे चेंज हो रहा और प्लूरल प्रेशर कैसे चेंज हो रहा, ठीक है। चलो, तो अपन को क्या पता है, अपन को ये पता है कि जो लंग्स है ना अपने, दी लंग्स आर दी इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कोलैप्स लाइक बलून, ठीक है। तो यार सबसे पहले ना अपन देखेंगे अभी प्लूरल प्रेशर, ठीक है। प्लूरल प्रेशर क्या होता है, देखो क्या होता है ना, प्लूरल प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द थिन स्पेस बिटवीन द लंग प्लूरा एंड द चेस्ट वॉल। देखो ये अपना लंग्स होते हैं, राइट। तो यार ये जो लंग्स है ना, दीज आर कवर्ड बाय द प्लूरा, ठीक है। तो ये जो प्लूरा है ना इसकी भी 2 होती है, मतलब ये होती है पैराइटल प्लूरा, ये होती है विसेरल प्लूरा, ये होती है पैराइटल प्लूरा, ठीक है। तो इसकी 2 लेयर है, विसेरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा, ठीक है। तो यार इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे फ्लूइड होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं सब कुछ यहाँ नहीं लिख सकती, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, फिर अपलोड नहीं होती। तो मैं इसमें जितना इम्पोर्टेंट समझाने के लिए है उतना लिख दूंगी, बाकी का जो है वो मैं नोट्स में लिख दूंगी। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अपलोड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वैसे जितना समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख ही रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द प्लूरल फ्लूइड।
तो यार दिस इज़ द, ये जो प्लूरल फ्लूइड है ना यार, यही ना प्लूरल प्रेशर एग्जीक्यूट करता है, मतलब प्लूरल प्रेशर जो है ना वो इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से ही होता है, ठीक है। चलो अपन देखते हैं यार, अपने जो ये लंग्स होते हैं ना, मतलब लंग्स जो है ना वो यार वो कोलैप्स नहीं होने चाहिए। तो उनमें ना यार एक है ना, एक हमेशा से एक सक्शन होता है, मतलब देयर इज स्लाइट सक्शन। गाइडन लिखता है कि देयर इज स्लाइट सक्शन इन द लंग्स। स्लाइट सक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि यार लंग्स में एक हमेशा, मतलब इन द रेस्टिंग स्टेट में भी एक है ना स्लाइटली निगेटिव प्रेशर होता ही है। क्यों होता है? सो दैट लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं हो जाए। सोचो ना, अगर सपोज अपन एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एयर तो बाहर निकाल रहे हैं ना, फिर लंग्स तो कोलैप्स हो जाने चाहिए। फिर कोलैप्स क्यों नहीं होते? तो कोलैप्स इसीलिए नहीं होते क्योंकि देयर इज स्लाइट सक्शन। सक्शन इन द सेंस देयर इज स्लाइट नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है, विच इज ड्यू टू दी प्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल ये जो अपन बोल रहे हैं ना कि स्लाइट नेगेटिव प्रेशर है, इसी प्रेशर को ही अपन क्या बोलते हैं? इसी प्रेशर को अपन बोलते हैं प्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो यार क्या होता है ना, इन नॉर्मल प्लूरल प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल प्लूरल प्रेशर जो होता है ना वो होता है -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब इन अ रेस्टिंग स्टेट, मतलब जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द इंस्पिरेशन इट्स -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। एक्चुअली है ना, ये जो प्रेशर है ना -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एक्चुअली दिस प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द लंग्स, टू होल्ड द लंग्स इन द सेंस कि वो लंग्स कोलैप्स नहीं हो जाए। इसीलिए उनको है ना रेस्टिंग स्टेट में भी ओपन रखने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है ना वो है -5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एंड इट इज़ द नॉर्मल प्लूरल प्रेशर जस्ट इन द सेंस कि इन द बिगिनिंग ऑफ इंस्पिरेशन में इतना होता है, ठीक है। अभी अपन बात कर लेते हैं कि जब अपन इंस्पिरेशन करते हैं इन द नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो जब अपन नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं ना तब इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है ना, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है ना वो यार थोड़ा सा, अब मैंने बताया था आपको कि इंस्पिरेशन के टाइम पे जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ना, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ना मतलब मोर नेगेटिव हो जाता है। सो वी विल से कि ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपांशन होता है ना चेस्ट वॉल का, देयर इज एक्सपांशन ऑफ चेस्ट वॉल, एक्सपांशन ऑफ चेस्ट वॉल होने की वजह से देयर इज मोर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, और वो जो होता है ना वो -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक फॉल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ना ग्राफ में यही चीज़ें दिखाई है, देखो अपन देखते हैं, देखो ये ना यहाँ दिखाया है एल्वियोलर, यहाँ पे दिखाया है प्लूरल प्रेशर। तो देखो प्लूरल प्रेशर इंस्पायरेशन इन, देखो इन द रेस्टिंग स्टेट, नॉन रेस्टिंग स्टेट में यहाँ दिखाया इट इज़ -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज़ मोर नेगेटिव, मैंने बोला था। तो ना इंस्पिरेशन के टाइम पे ये फॉल होता है, फॉल होते हुए कितना आ जाता है? तो ये ना -7.5 तक आ जाता है इंस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। अब एक्सपायरेशन में इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा, मतलब क्या होगा कि ये जो -7.5 था ना, अब एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होता है? प्लूरल प्रेशर बढ़ता है, एक्सपायरेशन होने के लिए प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो ये जो था ना -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो वो बढ़ जाता है वापस अपने रेस्टिंग स्टेट पर, मतलब ये माइनस जो है वापस ये -5 सेंटीमीटर वाटर तक आ जाता है एक्सपायरेशन के टाइम पे, ठीक है। ये प्रेशर दिखाया हुआ है, ठीक है। नाउ वी विल, ये आपको समझ में आ गया ना एक्सपायरेशन के टाइम पे कैसे, इंस्पिरेशन के टाइम पे कैसे। तो यार एक्सपायरेशन के टाइम पे जस्ट जो है ना प्रोसेस रिवर्स है। तो यार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये ना एक्सपायरेशन के टाइम पे ये जो प्रोसेस है ना इट इज़ जस्ट रिवर्स्ड हो जाता है, और जो अपना इंट्रा प्लूरल प्रेशर है ना, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है ना वो है ना राइज हो जाता है, मतलब -7.5 से -5 हो जाता है। क्या? सेंटीमीटर ऑफ वाटर, सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। चलो ये इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। अभी अपन देख लेते हैं, एल्वियोलर प्रेशर, ठीक है। एल्वियोलर प्रेशर कैसे चेंज होता है? तो यार देखो प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलर, एल्वियोलर के नाम में तो है कि प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलर, ठीक है। तो यार इसको अपन अभी देखते हैं कि देखो जब ग्लॉटिस ओपन होता है ना, व्हेन ग्लॉटिस इज ओपन देयर इज नो एयर इज फ्लोइंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो जब ग्लॉटिस बंद होता है ना तब है ना कोई भी नो एयर इज फ्लोइंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। एक्चुअली इन दैट टाइम जब ग्लॉटिस इज ओपन ना, सो प्रेशर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री
एंड इन द एल्वुला इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको ना पहले बताया था कि ना जब ग्लॉटिस ना ओपन है ना तो है ना प्रेशर इनसाइड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वहाँ से कोई भी एयर ब्लो नहीं हो रहा, तो प्रेशर जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और ये जो अपने एल्वियोला है ना उनमें भी कितना प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर रेफरेंस अपन लेते हैं 0, ठीक है। तो ये हो गया एल्वियोलर प्रेशर। अभी अपन देखते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पे इसमें कैसे वेरिएशन होता है। तो देखो, जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं ना, जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं तब प्रेशर फॉल्स बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यार अपन को इंस्पायरेशन करना है ना, तो ये जो एल्वियोलाई का जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गिरना चाहिए, मतलब 0 से कम हो जाना चाहिए। तो इट विल बिकम बिलो 0, ठीक है। इट विल बिकम बिलो 0 इन इंस्पायरेशन, ठीक है। तो एल्वियोलर प्रेशर जो होता है ना इंस्पिरेशन के टाइम पे वो -1 सेंटीमीटर वाटर हो जाता है, ठीक है, सो दैट इंस्पिरेशन अपन कर पाए, ठीक है। एंड यू नो व्हाट दिस -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब इतना प्रेशर सफिशियंट है 0.5 लीटर का जो एयर है उसको इंस्पायर, मतलब उसको लेने के लिए इतना प्रेशर काफ़ी है इन जस्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं ये सब गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि इंस्पायरेशन के टाइम पे एल्वियोलर प्रेशर जो है वो -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है एंड दिस मच प्रेशर इज सफिशिएंट टू पुल द 0.5 लीटर ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स इन जस्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये ना ग्राफ में भी दिखा है, मैं वो बता देती हूँ। अब पहले मैं ये बता रही हूँ कि एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होना चाहिए, एल्वियोलर प्रेशर जो है वो यार बढ़ना चाहिए। एल्वियोलर प्रेशर बढ़ेगा तभी तो एयर बाहर जाएगा ना। तो एल्वियोलर प्रेशर जो है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इट राइजेस टू +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे वो +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक बढ़ जाता है एंड दिस इतना जो प्रेशर है ना दिस फोर्सेस 0.5 लीटर ऑफ एयर, मतलब दिस 0.5 लीटर ऑफ टाइडल वॉल्यूम इन 2 to 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो है ना इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इन जस्ट 2 to 3 सेकेंड्स में एक्सपायर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो है ना यहाँ पे ग्राफ में भी वही चीज़ दिखाई हुई है। देखो ये ना, देखो ये एल्वियोलर प्रेशर यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो है ना ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम पे देखो ये ना पहले 0 था, ठीक है, पहले 0 था, ठीक है। पहले 0 के बाद जो है ना देखो ये ना फॉल हुआ है अप टू -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद इंस्पायरेशन के टाइम पे देखो ये वापस राइज हुआ है अप टू +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वही दिखाया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज एल्वियोलर प्रेशर का वेरिएशन और ये प्लूरल प्रेशर का वेरिएशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बताना यार कमेंट में समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ रह गई, फिर उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। देखो यहाँ पे ना एक और चीज़ मैंशनड है, कौन सी, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ना इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एल्वियोलर प्रेशर and the pleural pressure. So it is the difference between the alveolar pressure and pleural pressure. So the pressure difference that in the alveoli and that on the outer surface of the lungs, and actually it is the measure of the elastic force inside the lungs, ठीक है। सो यार ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एल्वियोलर प्रेशर एंड द प्लूरल प्रेशर, ठीक है। एंड it tends to collapse the lungs at each instant of respiration and hence it's called as the recoil pressure, ठीक है। तो this is the transpulmonary pressure, alveolar pressure, pleural pressure मैंने बता दिया। यार आज ना मैं देखो ये समझ में आ गया ना सब, ये प्रेशर चेंजेस अपन ने आज बता दिए, ठीक है। उसके बाद ना आज मैं ये MCQ स्लाइड्स थी कुछ, ये यार आपको अगर आपको ये वीडियो समझ में अगर आई होगी तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लेना। ये PYQs है, मतलब पिछले कुछ पेपर्स में आए थे, मैंने देखा था तो ये मैं लाई थी। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसके आंसर्स जो है वो कमेंट कर सकते हो, फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यार ये वीडियो यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज का सेकंड वीडियो था और पिछले वीडियो में क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं आई थी, है ना, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
इस बार मैं ट्राई करूँगी कि क्वालिटी और अच्छे से आप सबको अच्छे से दिखे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। तो और कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में और क्या इम्प्रूव होना चाहिए, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।